हमने सिर्फ एक ही फंक्शन रीड किया था, 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, एक बार इसको रिकैप करते हैं पहले ग्राफ के थ्रू। एक मिनट, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। ओके, तो एक बार ग्राफ से रिकैप कर लेते हैं। जैसे ये देखो आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं आपके सामने जो ग्राफ बनाऊंगा आप देख के बताओ कि वो ग्राफ 1 1 फंक्शन का होगा। पहली बात तो फंक्शन होगा नहीं होगा, पहले तो ये क्वेश्चन है। और अगर फंक्शन होगा तो 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। ग्राफ है ये आपकी वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो आप मुझे बता दो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये 1 1 फंक्शन, पहले तो बताओ फंक्शन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये है सर ये मॉड फंक्शन है तो ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, ये रीजन क्या है, रीजन क्या है फंक्शन होने का। अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कहीं पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, लाइन तो बहुत से ड्रॉ कर सकते हो वाई एक्सिस के, तो आप जितनी लाइन ड्रॉ करोगे आप देखो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक डोमेन पे एक रेंज मिल रही है, मतलब हर डोमेन पे हर रेंज मिलेगी कोई ना कोई, तो इसका मतलब फंक्शन तो है। अब दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। उसके लिए क्या बताया था मैंने, अगर फंक्शन 1 1 या मैनी 1 में चेक करना हो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो मैनी टू, अगर एक ही है तो 1 1 2। बिल्कुल ठीक, आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो लाइन जो ग्राफ को कट करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ड्रॉ की है और फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रॉ की है। अब आप बताओ ये लाइन ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस में दो जगह कट कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रही है वो, लेट करो। एक ये पॉइंट हो गया, जैसे ये वाली लाइन देखो, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। ये लाइन ग्राफ को दो जगह कट करती है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 हुआ या मैनी 1 हुआ। मैनी 1। मैं ये मैनी 1 फंक्शन है। तो ये तो ग्राफ के थ्रू हो गया मैनी 1 फंक्शन, जिसमें एक दो डोमेन सेम रेंज दे रही है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है सपोज करो वो 1 है, और इधर मान लो x की वैल्यू ये सपोज करो -1 है, और दोनों वैल्यूज y पे सेम रेंज दे रही हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन ये मैनी 1 है। ठीक है, ये हमने इतना डिस्कस किया था वो आपके लेक्चर पहले वाले में। और एक तरीका ये है, देखो इसको चेक करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये फंक्शन है मॉडुलस एक्स फंक्शन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वैसे। चेक वेदर इट इज 1 1 और मैनी 1। तो आपने क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन की जानकारी सबको होती है, एक नेगेटिव नंबर रखो इसमें, एक पॉजिटिव नंबर रखो सेम। ठीक है, ये -3 का मॉडुलस सॉल्व किया तो 3 आया, और फिर आपने 3 का मॉडुलस सॉल्व किया तो भी 3 आया। फिर आप ऐसे लिख दो नीचे, -3 इज नॉट इक्वल टू 3। दोनों डोमेन तो इक्वल नहीं है, देखो -3 3 के इक्वल थोड़ी होता है, बट इनकी जो रेंज है वो सेम है। -3 पे जो रेंज आ रही है वही रेंज f3 पे भी आती है, f3 रेंज होती है ना, तो देयरफॉर फंक्शन इज मैनी 1 या फंक्शन इज नॉट 1। ये तो है। अच्छा, अभी आप पहले नोट कर लो, किसी को करना है तो ग्राफ के थ्रू चेक करने का तरीका है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। लाइन अगर ग्राफ को 1 से ज़्यादा पॉइंट, 2 या 3 या 4 पॉइंट्स पे कट करेगी, फंक्शन मैनी 1 है। और लाइन अगर ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही जगह कट करेगी तो 1 1 होगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, एग्जाम में होपफुली ग्राफ के थ्रू तो पूछेंगे नहीं, ग्राफ के थ्रू आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं। अब आपसे जो पूछेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। मैं 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 5 में से अगर देखो फंक्शन आना होगा तो इसमें से आ जाएगा। अगर फंक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ इसमें से कोई ना कोई फंस सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें आप। यस सर। पहले मैं एनसीईआरटी के 2 3 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, पहले आप वो नोट कर लो। ये है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। ये मैंने आपको बताया था, ये जो पहला वाला आर होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भाई, ये डोमेन है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से कोई भी ले सकते हो।
और आपके जो आंसर्स आएंगे वो इसमें से आएंगे, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन में से रेंज निकलती है। और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। शो दैट इट इज नॉट 1 1 या शो दैट इट इज नॉट इंजेक्टिव या चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। पहले बताओ इस फंक्शन के बारे में मालूम है करता क्या है ये? भी ये ब्रैकेट बना हुआ है, ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात हमें इसका रोल पता होना चाहिए करता क्या है। तो पहले इसका रोल समझ लो जरा क्या करता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने एक बार उसमें भी किया था शायद डेफिनेट में। अगर आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर रखते हो, नेगेटिव रखते हो चाहे पॉजिटिव रखते हो चाहे जीरो रखते हो, तो ये वैल्यू को सेम देगा बिल्कुल। जीरो पे जीरो देगा, -3 इंटीजर पे -3 देगा, 7 पे 7 देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें इंटीजर नहीं रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3.1 रखते हैं हाँ अगर तो बिल्कुल, अगर आप डेसिमल में कुछ वैल्यू पुट करते हो तो ये इसको छोटा करके इंटीजर बनाएगा, कभी बड़ा नहीं करेगा। तो ये 3.233 आ गया। अगर आपने इसमें 9.999 रखा तो बताओ कितनी वैल्यू देगा? 9 9। 9 राउंड ऑफ मत कर देना, कहीं 10 लिख दो राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ कभी नहीं करेगा, हमेशा छोटा ही करेगा। अच्छा ये बता दो अगर हम इसमें 7/3 रखते हैं तो कितना देगा? इसको मन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो ये इसको 2 देगा। तो ये इसका रोल होता है और इंटीजर पे इंटीजर देगा। अब देखो हमने एग्जाम में इसको कैसे प्रूव किया। हमने फंक्शन नोट कर लिया पहले क्वेश्चन पेपर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें 2 एग्जाम्पल ऐसे दिखा दो, सिर्फ 2 ही बहुत रहेंगे, जो डोमेन तो अलग अलग होंगे लेकिन रेंज डिफरेंट आएगी। बताना जरा कोई एग्जाम्पल, कोई भी चलेगा, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल जो 2 डिफरेंट हो, 2 एक्स की वैल्यू डिफरेंट हो लेकिन आंसर सेम आ जाए। है कुछ ऐसा? हो सकते हैं क्या? कोई भी नंबर बताओ सोच के। सर 7/2 और 2.3 पॉइंट में ले लो ना, हाँ 7/2 मत लो, कुछ पॉइंट में ले लो। 10 और ऐसे ले लें, हाँ मतलब बहुत 2.3 और 2.6 बिल्कुल ऐसे ले लो, करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हो आप, करोड़ों एग्जाम्पल। 2.3 और 2.6 दिखा दिया आपने, ठीक है चलो। तो अब यहाँ पर आया 2.3, बताओ क्या वैल्यू आई इसकी? 2.3 से 2 आई। अब आपने कहा कि 2.6 भी दिखा देते हैं, चलो तो 2.6 पे भी 2 आई। इनफैक्ट आप चाहो तो 2 पॉइंट में बहुत सारे दिखा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, 2 ही बहुत है। अब आप क्या लिखोगे? सिंस 2.3 इज नॉट इक्वल टू 2.6। आपने दिखाया, देखो डोमेन तो इक्वल नहीं है, लेकिन जो इनकी रेंज आ रही है 2.3 पे जो रेंज आ रही है और जो 2.6 पे रेंज है, जिसको आप बोलते हो f 2.3 और 2.6, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू 2 है। देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन या नॉट 1 1। अब मेरी बात आप फिर से ध्यान से सुनो। जो फंक्शन 1 1 या मैनी वन है, 1 1 नहीं है मैनी वन है, उसको आप इस तरह से एग्जाम्पल से शो कर सकते हो। ये इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल देके आप शो कर सकते हो। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको दिखाने के लिए भाई ये 1 1 नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल चलेगा। अब बच्चे इसमें 1.1 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं खुद ही। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आ सकता है। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो आपने एग्जाम्पल दिखाया था और उससे दिखा दिया कि 1 1 नहीं है। शुभ, इसकी ना जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो फंक्शन होता है ना, इसका खास रोल होता है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आप इसमें 9.9999 बहुत सारे 9 रख लो आप, तो ये इसको राउंड ऑफ नहीं करता। इसका काम क्या होता है, अगर यहाँ पे वैल्यू डेसिमल में आती है कोई भी वैल्यू, तो ये इस वैल्यू को रिड्यूस करेगा, मतलब छोटा करेगा, और इससे छोटा जो इंटीजर है वो आंसर देगा। तो इससे छोटा इंटीजर मिलेगा आपको सीधा 9। अगर आपने इसके अंदर 0.12 रखा तो अब ये क्या करेगा, इसको छोटा कर देगा क्योंकि वैल्यू डेसिमल में है, और इसे छोटा करके इंटीजर दे देगा 0। तो इस फंक्शन का रोल ही यही होता है। और अगर आपने कंप्लीट इंटीजर दिया, आपने कहा हमने इसमें 3 दिया, तो ये 3 को फिर 3 रखेगा, फिर नहीं चेंज करेगा। तो इंटीजर पे इंटीजर, और अगर इंटीजर नहीं है तो छोटा कर दो। तो इसका रोल ही यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करो और मुझे बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है। और नहीं है तो मेरे को एग्जाम्पल बता देना, फटाफट से करना। फंक्शन है मॉड एक्स और फंक्शन का डोमेन और रेंज आप लिख लो। डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल बताओ, और अगर है तो सिर्फ यस बोल दो। मॉडलस एक्स सबको मालूम होगा क्या करता है मॉडलस फंक्शन। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है, बस आप एग्जाम्पल सोच लो। सर मैनी वन है सर, जैसे 2 और -2 हो गए। बिल्कुल मैनी वन है, 100% मैनी वन है। मॉडलस फंक्शन कभी 1 1 नहीं होता, दिमाग में अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम्पल के लिए बड़े सिंपल सी बात है, 2
दो नंबर ले लो, एक अभी मैंने दिखाया भी था पीछे आपको, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बस सॉल्व कर दो जरा इसको। कोई भी दो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, आप खुद ही देख लो दोनों पे आंसर सेम ही तो आना है भाई। -3 का मॉडुलस भी 3 होता है और 3 का मॉडुलस भी 3 होता है, बस अब वो लाइन नीचे लिख देना जो भी लिखवाई थी मैंने। -3 इज नॉट इक्वल टू 3 होता है, लेकिन दोनों डोमेन पे रेंज सेम आ रही है। f -3 इज इक्वल टू f3 आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन या फंक्शन इज नॉट वन वन। दोनों एग्जाम में लिखोगे दोनों बातें चलेंगी। एनसीईआरटी मैनी वन का नाम ही नहीं लेती एक्चुअल में, तो आप लिख देना लेकिन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल देकर दिखा सकते हो कि फंक्शन वन वन नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल ये भी एनसीईआरटी का है, फंक्शन ध्यान से नोट करना। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 0 -1, तीन रेंज पॉसिबल है इसकी। अब आंसर 1 कब देगा ये, जब आप x को 0 से बड़ा लोगे। आंसर 0 कब देगा, जब आप x को 0 लोगे। आंसर -1 कब देगा, जब आप x को छोटा रखोगे 0 से। और फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, चेक करके बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है। मैंने आपको बता दिया चलो नहीं है। अब आप मुझे दो एग्जाम्पल शो कर दो, अपनी सूझबूझ से दो एग्जाम्पल सोचो। x की दो ऐसी वैल्यू सोचो जिससे आंसर सेम आ जाए लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज हो। 5 6। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, 5 और 6 ले लो, 1 और 2 ले लो, 1.1 1.5 ले लो, आप नेगेटिव में कुछ ले लो, दो सेम नंबर। जैसे आपने बोला 5 6, परफेक्ट जवाब। अगर अच्छा हम x को 5 लेते हैं तो बताओ इनमें से कौन सी रेंज आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी या -1 आएगी। 1 ये रहा ना, 1 x 0 से बड़ा ही तो लिया है आपने, तो 1 आएगी। और अगर आपने x f6 लिया है तो भी 1 आएगी। लो बात ही खत्म हो गई, बस दो एग्जाम्पल बहुत हैं। अब आपको फिर वही लिखना है, 5 6 के इक्वल नहीं होता, लेकिन f5 और f6 आपस में इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1 या फंक्शन इज मैनी वन। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे, तीनों फंक्शन याद रखना। इस फंक्शन का नाम मालूम है किसी को, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम मालूम है? परफेक्ट जवाब सिग्नम फंक्शन कहलाता है। ये सिग्नम फंक्शन होता है। ये सिर्फ तीन ही वैल्यू देता है, 1 0 और -1, बस इसकी रेंज और कुछ होती नहीं है। तो तीन तो ये हो गए। अब हम वो एग्जांपल्स करते हैं सॉल्व जिसमें फंक्शन 1 1 होता है। फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - x। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता है फंक्शन 1 1 है या नहीं है, इसको चेक करना है। अब हमने तीन एग्जाम्पल तो याद किए हुए भाई, x मॉड x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और सिग्नम हो गया। अब देखो इसमें एक नॉर्मल मेथड क्या होता है जो मैंने आपको बताया था। आप दो अलग अलग डोमेन ले लो, एक fx1 ले लो, एक fx2 ले लो। ठीक है, दोनों पे रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए कुछ नहीं करना, बस x की जगह x1 रखना है। ये x³ 1 - x हो गया, ये x2³ - x2 हो गया। परफेक्ट, दोनों को इक्वल पुट कर दो। पुट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। सारे स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं। आप कोई भी स्टेप लिखते हो तो टीचर वहाँ मार्क्स देने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो रहा होगा तो स्टेप्स अगर हम शो कर रहे हैं तो मार्क्स देने पड़ते हैं। अब fx1 हो गया आपका x1³ - x1 और इधर हो गया आपका x2³ - x2। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करके लाना है x1 = x2, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कुछ। चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने क्या किया, x1³ में से माइनस कर दिया x2³। ये वाला x2³ ना इधर आके माइनस हो गया और -x1 पहले से था, ये वाला x2 इधर आके प्लस हो गया। ये सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट हो गई, कहने का मतलब ये, और इधर आ गया 0। अब आप बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने ये जान के x1³ - x2³ को साथ लिखा है, कोई लॉजिक है? मैं कुछ सोच रहा हूँ अपने मन में जो ऐसे लिखा है मैंने इसको। परफेक्ट, इसमें आइडेंटिटी लगा दो a³ - b³ की, a - b फिर a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, आप करते जाओ मेरे साथ साथ। और इसमें से माइनस कॉमन लेके लिख लो, x1 - x2 इक्वल टू 0 चल रहा है।
अब इन कॉमन दोनों, लेके अब कर यस देंगे। बिल्कुल, इसमें से भी आप x1 माइनस x2 कॉमन ले लो। तो देखते हैं अंदर ब्रैकेट में क्या बचा। अंदर बचा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और -1 बचा इक्वल टू 0। अब क्या करें। अब देखो दो फैक्टर हो गए, एक जो सर कॉमन अब आया वो, x1 माइनस x2 को इक्वल टू 0 कर देंगे और एक ठीक को है। फिक्स। एक बार ये 0 हो सकता है और एक बार ये 0 हो सकता है। ठीक है, अब आप बताओ क्या दोनों कंडीशन पॉसिबल है या कोई एक कैंसिल करनी है। सेकंड वाली cancel। रीजन रीजन मांगे क्योंकि वो पहले वाले में इक्वल ना, वो इसमें से क्या दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं या कोई एक कंडीशन हमको रिजेक्ट करनी होगी। देख के बताओ भाई। देखो x1 इक्वल टू x2 यहाँ से तो आ गया, लेकिन अगर नीचे वाला भी आ रहा है तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। अब आप सोच के बताओ मेरे को, क्या ये वाली कंडीशन पॉसिबल है दो रियल नंबर्स के लिए। दो रियल नंबर चूज करके यहाँ पुट करें तो क्या 0 आ सकता है। कोई एग्जाम्पल ऐसा है। नो सर। देखो देखो कोई एग्जाम्पल तो ढूंढो। नहीं सर। क्यों नहीं है बताओ, क्या रीजन दोगे आप, क्यों नहीं इक्वल हो सकता ये। सर बिकॉज 1 है इक्वेशन में। मतलब मैं समझा नहीं, 1 है मतलब क्या x1 x2 की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं आएगा। कोई ऐसी वैल्यू हो x1 और x2 की जिसको यहाँ पुट करें और ये 0 आ जाए। सर अगर ये वैल्यू 0 तभी आएगी जब एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 1 के इक्वल होगा। हाँ तो क्या 1 के इक्वल नहीं हो सकता ये। तो 1 माइनस 1 तभी 0 होगा, तो ये 1 के इक्वल नहीं आ सकता ना। मैं तो वही स्क्वायर पूछ है रहा हूँ, इसमें। क्या हम कोई ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं जिससे ये 1 के इक्वल ना आए। ये 1 के इक्वल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। सोचो x1 x2 कोई ऐसी वैल्यू डेसिमल में हो सकती है वैल्यू, रियल नंबर ही तो है। 0.5। मैं भी सोच लेता हूँ चलो 0.5 का स्क्वायर 0.25 और ये भी 0.25 हो जाएगा। ये देखो 1 के इक्वल आ सकता है, वो अलग बात है कि वैल्यू में याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 के इक्वल कभी भी नहीं आएगा किसी भी रियल नंबर पे। मान लो हम सर जैसे -1 या 1 लें। मैं वही ले रहा था, आपने मेरा मन की बात ही बोल दी। x1 और x2 को 1 और -1 ले लें तो देखो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। चेक करो, है ना। तो दो डिफरेंट रियल नंबर्स पे ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बताओ ये कंडीशन भी रिजेक्ट नहीं कर पाए हम। तो x1 भी x2 के इक्वल होगा और ये मैनी भी, वन होगा। तो ये मैनी वन हुआ, है ना। रिजेक्ट नहीं हो सकती कंडीशन। सर हर बार में चेक करना पड़ेगा और जो दो केसेस बने थे। बिल्कुल करना पड़ेगा, जो चेक नहीं करना पड़ेगा वो आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। अभी दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, वहां आपको साफ दिख जाएगा हाँ ये 0 नहीं हो सकता भाई, वहां आपको क्लियर नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये x1 की वैल्यू 1 ले लो, उन्होंने बताया ना एग्जाम्पल, x1 को 1 ले लो और x2 को -1 ले लो और देख लो आप पुट करके ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, दो x1 x2 के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये भी कंडीशन पॉसिबल है। और 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। एग्जाम्पल मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको, आप बस ये लिख दो इसमें कि दोनों कंडीशन आ रही है पॉसिबल भाई, या तो ये 0 है या नीचे वाला 0 है ना, दोनों 0 हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, या फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, बहुत सारे तरीके लिखने के, या फंक्शन इज मैनी वन। अब एक और दे रहा हूँ, एक और ट्राई करना फटाफट से, फिर थोड़ा सा वो समझ लेते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो दो वीडियो दी थी मैंने, एक रिलेशंस वाली वीडियो 10-12 मिनट की थी, उसमें ना लास्ट में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ये आप ना फॉर्मूलेज याद कर लेना, ये 2⁻n² -n था ना, ये अच्छे से याद कर लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बेल डायग्राम से समझाया था, वो भी याद कर लेना अच्छे से। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। फंक्शन का डोमेन देख लो पहले क्या है। ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3, ठीक है। 3 पुट नहीं कर सकते आप x के प्लेस पर, एंड दैट इम्प्लाइज रेंज भी आपकी ऑल रियल नंबर्स में से आ सकती है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो देखेंगे इसका भी हम फिलहाल तो कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ लिख लिया है बस हमने ये। और फंक्शन ये है f(x) इज इक्वल्स टू x - 2 अपॉन x - 3। चेक करके बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है। एल्गोरिथम पूरा वही यूज करना है, हर स्टेप को लिखना है, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में क्योंकि।
fx1 निकालो, fx2 निकालो, दोनों को आप आमने सामने इक्वेट कर दो। शायद इसमें क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है आपको। हाँ जी, क्या हुआ बता दो भाई। सर x1 x2 के इक्वल तो आ गया। आ गया तो बस लिख दो 1 1, और कुछ नहीं आना चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा, सिर्फ x1 x2 के इक्वल आना हाँ चाहिए। सर x1 और x2 इक्वल आ रहा है। बस तो नीचे लिख दो फंक्शन इक्वल आ रहा इज, ठीक है बिल्कुल। ये x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 होगा और इक्वल टू में आपने लिखा होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 फिर ये माइनस 3x2 एंड प्लस 6 हो गया, सबका हो गया। ये आमने सामने कुछ वैल्यू पे कैंसिल हो ही गई है। यस सर। तो ये 3x1 माइनस के है ना, इनको उधर भेज दो, 2x1 में ऐड कर दो तो एक x1 उधर बचेगा, और ये वाला माइनस 3x2 इधर 2x2 में ऐड कर दो, एक इधर x2 बचेगा, तो x1 x2 के इक्वल आ रहा है भाई, और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आया। फंक्शन इज 1 1। अच्छा जी, अब हम समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन समझते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन बोर्ड में अगर आया तो बहुत डायरेक्ट आने वाला है, जैसे आप कर रहे हो ना, तो मैं इसलिए आपको बहुत जो हाईफाई क्वेश्चन है करा भी नहीं रहा हूँ अभी। जब रिवीजन कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन बता दूंगा हॉर्स लेवल के इसमें। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट, तो ट्रक वाले हॉर्न ऐसे बजाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जेक्टिव फंक्शन। पहले समझेंगे ढंग से, फिर मैं आपको बताऊंगा चेक कैसे करते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऑन टू फंक्शन। जैसे इंजेक्टिव का 1 1 होता है, ऐसे सर्जेक्टिव का ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो पहले समझते हैं होता क्या है, इसको आपको समझाऊंगा पहले एक एरो डायग्राम से। ये डोमेन है और मान लेते हैं ये एक कोडोमेन है, ये सेट ए लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सेट बी है फॉर एग्जांपल। यहाँ कुछ वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैं कनेक्शन बनाऊंगा, आप मुझे बताना 1 1 है या नहीं है, ठीक है। अभी ऑन टू तो आपको आता नहीं, तो आप 1 1 बताना बस। ए का 2 से रिलेशन है, या ए की रेंज 2 है, सी की रेंज 4 है, और डी की रेंज भी 4 है, और ई की रेंज 5 है। पहले बताओ फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि सर बी के साथ डोमेन कोई रेंज ही नहीं बी की कोई रेंज ही नहीं है तो फंक्शन कैसे हो सकता है? चलो जी बिल्कुल सही बात है, फंक्शन तो नहीं है। चलो मैं बी को भी किसी से ज्वाइन करवा देता हूँ, ये लो बी ने 3 को पकड़ लिया। अब बताओ फंक्शन है या नहीं है? है। सर। अच्छा, अब बताओ 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1 नहीं नहीं नहीं, 1 1 कैसे मैनी है? वन है देखो सर, राशि मैनी डी 1 की है, 4 से भी और डी डी की की भी 4 इमेज से। 4 है, डी की भी 4 है। अगर आप एफ सी निकालोगे तो भी 4 आएगा, अगर आप एफ डी निकालोगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन है लेकिन मैनी 1 है। चलो मेरा क्वेश्चन खैर 1 1 मैनी 1 नहीं था। अब आपसे मैं पूछूंगा ये जो कोडोमेन है ये सेट बी है, ठीक है। कोडोमेन है, मैं आपसे पूछूंगा कोडोमेन क्या, तो आप बोलोगे सेट बी है। अब मैं आपसे पूछूंगा रेंज क्या है, बताओ इसमें कौन कौन सी कोडोमेन की वैल्यू कनेक्ट हो गई। सेट बना के बोलेंगे ना, 2 1 3 2 4 5। 3 4 5, बिल्कुल सही। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनकी जो किसी की इमेज ही नहीं बन पाए? ऐसी कुछ वैल्यूज हैं, देखो 1 6 7 एक 1 बच गई 1 है 6 ना, 7 एक 6 बच गई, एक 7 बच गई।
अगर एक भी वैल्यू बच जाती है कोडोमेन में, यहाँ तो 3 बच गई, अगर एक भी वैल्यू कोडोमेन में बच जाएगी जो किसी की रेंज नहीं होगी तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, नॉट ऑन टू। और आप इसको बोल सकते हो इनटू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं होते हैं वो इनटू कहलाते हैं, जैसे जो 1 1 नहीं होते हैं वो मैनी 1 होते हैं, जो ऑन टू नहीं होते हैं वो इनटू होते हैं। इनटू का कोई ऐसा नाम नहीं होता, लेकिन जैसे ऑन टू का सर्जेक्टिव होता है ना, इनटू का ऐसा कोई नाम नहीं होता, इनटू को बस इनटू ही कहते हैं। तो अभी बताओ आपके हिसाब से सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होना चाहिए? जैसे मैंने कहा एक भी अगर एलिमेंट बच गया ना कोडोमेन में तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो अभी बताओ क्या कंडीशन बोले, फिर अपने हिसाब से बताओ। एक बी में बचना चाहिए। सही बात है, बी एलिमेंट में, सॉरी जो बी सेट है जिसको आप कोडोमेन कहते हो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिखवा सकता हूँ आपको, जो कोडोमेन होती है और जो रेंज होती है वो इक्वल हो जानी चाहिए। अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट ज्वाइन हो जाएगा किसी डोमेन के साथ तो वो रेंज बन जाएंगे। तो कोडोमेन अगर पूरी की पूरी रेंज बन गई तो फंक्शन ऑन टू होगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख पाऊंगा। तो हमें क्या बात सही में आई, ऑन टू फंक्शन तब होगा जब उसमें एलिमेंट जितने भी हैं, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख है, चाहे 100 करोड़ है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, सब किसी ना किसी की रेंज बन जाए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है, वरना तो वो इनटू है। सपोज करो 1 करोड़ वैल्यूज हैं बी सेट में, मान लेते हैं चलो ऐसी, सब किसी ना किसी के इमेज बन गए, सिर्फ एक एलिमेंट छूटा पड़ा है, वो किसी की इमेज नहीं बन पाया, एक छूट गया बस, लेकिन 1 करोड़ में से एक ही छूटा है बस। सोचो तो क्या ऑन टू होगा वो? नहीं। नहीं होगा, नहीं सर। बिल्कुल नहीं होगा। एक भी छूटेगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सर लेते हैं, ऐसा क्यों देखो होता है सर? ऑन टू फंक्शन एक की भी छूटे तो एक भी छूट गया ना तो उसको ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन यही है, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होगी तो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। और हम किसी फंक्शन को ऑन टू जबरदस्ती बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूंगा इस फंक्शन को ऑन टू बनाओ, जबरदस्ती बनाना है भाई, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करो जिससे ऑन टू बन जाए, तो बताओ क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप? सर ए में हम एफ और जी लिया है या नहीं, फिर आप डोमेन पैदा नहीं कर सकते फंक्शन में। आप क्या करोगे? मतलब हाँ बोलो। जैसे आउट कर दे हम 1 6 7 बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ भी आगे जाकर। मैं आपसे बोलूंगा इस फंक्शन का कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करो जिससे ऑन टू हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये जो फालतू के एलिमेंट्स हैं 1 6 7 इनको बाहर निकाल दो। तो अगर हम इस कोडोमेन में से 1 6 7 को हटा दें तो हम कह देंगे ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो अब जरा ऑन टू की अपनी हिसाब से एक डेफिनेशन बना लेते हैं। बुक की लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा, ना ही मुझे आती बुक की लैंग्वेज। अब फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव, कुछ भी लिख लेना, इज सेट टू बी सर्जेक्टिव या ऑन टू या सर्जेक्शन इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। तो इससे बात क्लियर हो जाएगी, कोडोमेन और रेंज अगर आपस में इक्वल होंगे तो फंक्शन ऑन टू होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा फंक्शन में सी रखा, आंसर 3 आया, तो बताओ सी को क्या बोलते हो आप, 3 को क्या बोलते हो? सी क्या है जो डोमेन और थ्री को रेंज। ठीक है, आप बोलते हो डोमेन सी हैज रेंज 3, आप ऐसे पढ़ देते हो। जो डोमेन 3 है, डोमेन जो 3 है इसकी जो रेंज है हैज रेंज 3। अगर मैं पूछूं 3 के लिए सी क्या है तो आप क्या बोलते हो, 3 हैज प्री इमेज, 3 हैज प्री इमेज एज सी। अगर सी की इमेज 3 है तो सी जो है वो 3 के लिए क्या है, सी जो है वो 3 के लिए उसकी प्री इमेज है। डोमेन सी हैज रेंज 3। हाँ, अच्छा डोमेन सी है ऊपर, करेक्ट, डोमेन सी हैज रेंज 3। मैं आपको फिर से बताऊं, सिर्फ ना टर्मिनोलॉजी है, मतलब आपको ना ये नेमिंग आनी चाहिए। कोई आपसे लैंग्वेज में बात करेगा जब हायर क्लास में जाओगे, डोमेन 3 पे रेंज आई है 4, तो बताओ 5 की प्री इमेज क्या होगी, तो आप समझ जाना वो प्री इमेज का मतलब आपको रेंज दे रहे हैं और रेंज से आपसे डोमेन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्री इमेज जैसे ये देखो, मैं आपसे पूछूंगा बी की रेंज क्या है तो आप बोलोगे बी की रेंज 3 है, ठीक है। मैं कहूंगा 5 की प्री इमेज बताओ, तो 5 की प्री इमेज आप देखोगे डोमेन पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो 5 की प्री इमेज ई है। इस तरह से हमें लैंग्वेज भी आनी चाहिए समझ में।
कोडोमेन एक सेट होता है जिसमें से रेंज निकालते हैं हम, पहली बात। ठीक है, तो कोडोमेन सुपर सेट होता है रेंज का। रेंज हमेशा कोडोमेन में से आएगी, इसके बाहर नहीं आएगी। और अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज बन गए तो ऑन टू है, एक भी छूट गया तो इन टू है। अब बात आती है इसको चेक कैसे करते हैं। चलो जी चेक करते हैं, देखते हैं। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अभी बताऊंगा आपको एल्गोरिथम क्या है इसका भी। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, दोबारा से मॉडुलस फंक्शन। पहले बताओ मॉडुलस फंक्शन 1 1 होता है क्या? मॉडुलस फंक्शन 1 1 होता है? नहीं होता। अभी तो हमने एग्जाम्पल दिखाया था ना, -3 और 3 का नहीं होता। अब चेक करवा रहे हैं हमसे भाई ये ऑन टू होता है क्या। अच्छा चलो ये बताओ मॉडुलस फंक्शन के आंसर्स क्या आते हैं, सिर्फ इतना बताओ। पॉजिटिव। बिल्कुल सही। जो रेंज होती है, आंसर को मैं क्या बोलता हूँ, मैथमेटिकली हम रेंज बोलेंगे ना। रेंज ऑफ मॉड एक्स इज क्या होती है बताना। पॉजिटिव कैसे लिखूं, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं। रेंज ऑफ मॉड एक्स इज क्या लिख दूं, पॉजिटिव नंबर्स ऐसे लिख दूं। 0 to R plus 0 राइट, included. 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे आंसर आते हैं। 0 भी आता है और इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का आंसर नहीं होता तो वहां पे क्या बनाया हमने, ओपन इंटरवल बना दिया। अच्छा अब आप मेरे को बताओ इसका कोडोमेन क्या है। ऊपर लिखा हुआ है मैंने, आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने तो कोडोमेन। देखो R कोडोमेन आर, ये तो रहा आर, यही तो है ना कोडोमेन, ये रहा। तो कोडोमेन आर है। अब आप ही मेरे को बता दो क्या कोडोमेन और रेंज आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या कोडोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी क्या रियल नंबर है? नहीं है। नहीं। कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है। तो आपने क्या लिखा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। हमने दोनों बातें ऊपर बता दी टीचर को। देखो जी कोडोमेन आपने रियल नंबर दिया है और रेंज आप हमको मालूम है कि 0 से इन्फिनिटी आती है, तो कोडोमेन रेंज तो बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए फंक्शन इनटू है। और ये भी लिख देना नॉट ऑन टू। एक्चुअली क्या होता है कई बार ना, ये जो बोर्ड में कॉपी चेक करने आते हैं ना टीचर्स, तो बहुत यंग एज के भी आ जाते हैं नॉट ऑन टू, और वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आए हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें एनसीईआरटी आती है बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। तो अगर हम इंटू ऑन टू नहीं लिख देंगे ना, इंटू है कहेंगे बच्चे ने स्पेलिंग गलत कर दी, ऑन टू होगा। और देखो इसको ऑन टू बता रहा है बच्चा, उनको इंटू पता ही नहीं होता, बिलीव नहीं करोगे इंटू नहीं पता होता। तो आप इंटू भी लिखो और ब्रैकेट में नॉट ऑन टू भी लिखो, आप अपनी नॉलेज शो करो। जब बच्चा नॉलेज शो करता है ना टीचर को, टीचर थोड़ा सा मतलब नए हैं, टीचर थोड़ा सा भी नया टीचर होता है तो वो घबरा जाता है उस बच्चे से। क्या मेरी बात आपको सही में आई इस क्वेश्चन में? मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, मुझे अपनी नॉलेज काम आई है ना। मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन आप कह रहे हो रियल नंबर है, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इनटू हुआ या नॉट ऑन टू हुआ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसके कोडोमेन को कुछ ऐसा मॉडिफाई करो जिससे ये ऑन टू बन जाए। बोलो, न्यू कोडोमेन बोलो आप। ऐसी पूछ रहा हूँ मैं आपसे नॉलेज में, ये कुछ इस कोडोमेन को ऐसा बना दो ताकि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। R minus Natural negative numbers. integers. नेचुरल नंबर्स नहीं नहीं, R minus R negative plus. integers. आर माइनस कितना बता रहे हो, आर में से क्या लेस? Negative integers. सिर्फ इंटीजर्स, Negative. R plus. नेगेटिव रियल नंबर्स। अरे एक काम करो ना, जो ये रेंज है इसी को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हो यहाँ पे आप? भाई आप न्यू कोडोमेन को क्या लिख दो, ये लिख दो, ये लो, ये न्यू। भाई ये रेंज जो है ना, आप क्यों सोच रहे हो क्या हटाऊं क्या ना हटाऊं? आप न्यू कोडोमेन ये वाली बोल दो ना। भाई जो न्यू कोडोमेन होगी वो यही रख लो रेंज की तरह। तो आपने एक्चुअल में क्या क्या हटाया मालूम है? ऑल रियल नंबर्स में से आपने हटा दिया एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से कौन सा, 0 तक का हटा दिया। ये जब रियल नंबर में से हटा दोगे तो यही तो बचेगा, सोचो ये बचेगा आपके पास। सर नेचुरल नंबर भी तो हो सकते हैं, वो भी तो इसमें 0 तो से सारे आ इन्फिनिटी गए होते हैं। ना। नहीं बेटा, नेचुरल नंबर 0 से इन्फिनिटी होते हैं। जब आप लिखते हो ना, देखो जब आप इसको लिखते हो 0 टू इन्फिनिटी, जब आप ये इंटरवल बनाते हो क्लोज्ड ओपन, आपको याद होगा शायद 11th क्लास में, तो इसमें सब तरह के नंबर इन्वॉल्व हो गए, 0.1, 0.2, 0.0001। अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर लोगे तो फिर तो नेचुरल नंबर ही हटा पाएंगे, और जबकि इसकी रेंज तो कुछ भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है इसकी रेंज। तो इंटरवल तभी यूज होते हैं जब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सही में आया क्वेश्चन आपको? तो अब ये मॉड एक्स का क्वेश्चन ना 3 नंबर में पूरा बन सकता है। चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव बोथ। तो इंजेक्टिव हमने चेक करा था, एग्जाम्पल देके मना कर दिया था, और ये हो गया हमारा सरजेक्टिव चेक करने का तरीका। इनफैक्ट आपसे भी न्यू कोडोमेन तो नहीं पूछेंगे। चलो अब आप दूसरा फंक्शन लिखो फटाफट से। दूसरा फंक्शन है अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर। अभी मैंने आपको करवाया भी था ये फंक्शन। फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 1 1 नहीं होता है, हम लोग पहले चेक कर चुके हैं।
2.3 और 2.6 एग्जाम्पल बोला था विवेक ने, उससे हमने इसको दिखा दिया था कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता है। चलो अपनी नॉलेज शो करो आप। आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है? क्या आंसर देता है? Integers. यस, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को बताओ किस लेटर से डिनोट करते हैं? Z Z Z से। तो इसकी रेंज है इंटीजर्स। अब जरा कोडोमेन देख के